हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। सबसे पहले ऑथर एक कहानी से शुरू करता है कि इमेजिन करो कि एक एलियन है और एलियन पूरी दुनिया का चक्कर काट रहा है। सबसे पहले वो न्यूयॉर्क की तरफ गया और उसने 2007 के न्यूयॉर्क को देखा। और जब वो 2007 के न्यूयॉर्क को देखता है तो उसको समझ में आता है कि इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी स्कूल है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने फैक्ट्रीज़ है, इतने हॉस्पिटल है और वो सब ऐसे काम कर रहे हैं। उसके बाद में वो 2009 में वापस आता है और 2009 में आके जब वो ऊपर से दुनिया को वापस देखता है तो उसको वही सेम चीज़ें दिखती है। उसको उतनी ही बिल्डिंगें दिखती है, उतनी ही गाड़ियाँ दिखती है, उतने ही लोग दिखते हैं, उतनी जगह दिखती है, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर वो इकोनॉमी के अंदर स्टेप इन करे तो उसको ये अंदाज़ा होगा और उसको ये झटका लगेगा कि सारी के सारी चीज़ें सेम नहीं है। इवन दो बिल्डिंग सेम है, नॉलेज बेस सेम है, मशीनरी सेम है, रिसर्च सेम है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मनी वाइज, लॉजिक वाइज, नॉलेज वाइज सब कुछ सेम है, फिर भी अगर वो चीज़ आगे जाके पढ़े तो उसको ये समझ में आएगा, वो रियलाइज़ करेगा कि नंबर ऑफ पेशेंट प्रोटेक्टिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग एरियाज आर द सेम। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। 2009 में ज़्यादा लोगों के पास में स्मार्टफोन है, ज़्यादा लोगों के पास में कंप्यूटर है, मेडिसिन बेटर है, कार का माइलेज बढ़ चुका है, सोलार और बाकी चीज़ें अच्छी है। लेकिन क्या होगा जब उस एलियन को ये पता चले कि 2007 से 2009 के बीच में अमेरिका ने लूज़ किया था 16 ट्रिलियन डॉलर्स इन यूएस हाउस होल्ड्स। ओके, लोगों ने स्टॉक से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। लोगों को इकोनॉमी के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर था, और पूरा के पूरा सिस्टम अंदर से खस्ता हो चुका था। आप भी जब अपनी लाइफ में देखोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि लोगों को बाहर से आपकी दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुहानी लगती है, क्योंकि कोई उसके अंदर स्टेप करके नहीं दिखता। और बाहर से हमारी ज़िंदगी आज से 2 साल पहले भी अगर आप देखोगे, मैं इसी घर में रहता था, इसी बिल्डिंग में रहता था, लगभग ऐसे ही कपड़े पहनता था। 1 साल के बाद भी वही हुआ है, अभी भी वही हुआ है, 1 साल के बाद भी यही रहेगा या होपफुली इससे बेटर रहेगा। लोगों को ना कहानियाँ जब वो देखते हैं तो उनको वो नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, पहली चीज़। अब जब इन्होंने अंदर से इसको देखा कि क्या बदल गया, क्या ऐसा चेंज हो गया कि लोगों ने इकनॉमी में से पैसे निकाल लिए, उसके बाद में बबल टूटा हाउसिंग का, तो लोगों के लोन ऊपर नीचे हो गए थे, इकनॉमी रिसेशन में चली गई, बहुत कुछ हुआ। क्वेश्चन ये था कि क्या बदला, क्योंकि अगर आप डिटेल में सोचो क्या बदला,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, तो आपके पैसे कमाने के लिए जो आपको मशीनरी चाहिए वो सेम है। आपकी नॉलेज कम तो नहीं हो सकती, बड़ी ही है नॉलेज, तो नॉलेज भी सेम है। उसके बाद में आपके जो नेटवर्क थे वो भी बड़े होंगे, पहले आप 2 लोगों को जानते होंगे तो आप 6 लोगों को जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी को मैंने अननो कर दिया। तो बिजनेस भी वैसा ही है, ग्राहक भी वैसा ही है, लोग जितना कमा रहे वो भी वैसा है। तो ऐसा क्या हो गया इकोनॉमी में कि चीज़ें बदल गई? आंसर था, कहानी बदल गई। जब 2007 में उस एलियन ने उस स्ट्रीट के ऊपर या उस जगह के ऊपर जब वो आके घूम के गया था, जब लोग गवर्नमेंट में भरोसा करते थे, लेकिन जब वो दूसरी बार आया 2009 में, तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि लोगों की सोचने की कैपेसिटी, लोगों को देखने का तरीका बदल चुका है। और क्योंकि ये कहानी बदल गई, पूरे के पूरी दास्तान, उसके अंदर का इकोनॉमिक जो पैसे का हेर फेर है, सब कुछ चेंज हो गया। और ये बताता है कि कहानियाँ जो हम हमारे दिमाग में बनाते हैं वो कितनी पावरफुल होती है। जितनी ज़्यादा कहानियाँ आप सोचते हैं, समझते हैं, उतना ज़्यादा आपके फाइनेंशियल चीज़ों में आपका डिसीजन चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा समझो कि हमें ये बोला जाए कि भाई आईटी अगले साल बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, एआई का तोड़ आ चुका है, अब एआई पे कोई पैसे नहीं लगाएगा और एआई को गवर्नमेंट, ऐसा समझ लो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई को बैन करने वाली है, जैसा टिकटॉक को बैन किया था। अब आप एआई यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जितने लोगों ने एआई के अंदर स्टॉक में, स्टार्टअप में पैसे लगाए, सबसे पहले तो वो पैसे पीछे खींच लेंगे। उसके बाद में जितने भी लोग एआई के बारे में पढ़ रहे वो डर जाएंगे और यहाँ से चीज़ें बदल जाएगी। क्या बदला? सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदला। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा इन द सेंस कि जैसे ही आपका सोचने का तरीका बदलता है ना, आपके डील करने का तरीका बदल जाता है। हमें कभी भी किसी भी इमोशन में इतना नहीं घुसना है कि आप ये भूल जाए और आप ये अननेसेसरीली कोई भी डिसीजन ले लें जस्ट बिकॉज आपने कहानियाँ सुनी हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जब डर की कहानियाँ सुनते हैं ना, जब उनको बोला जाता है कि रिएक्ट करो, अचानक से रिएक्ट करो, तो वो कॉन्टम्पलेट नहीं कर पाता। तो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पॉइंट पढ़ता हूँ। सबसे पहला है कि जब भी स्टेक हाई होता है तो लोग कुछ भी बिलीव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने अपनी लाइफ में भी ये देखा होगा, अपनी फैमिली में भी ये देखा होगा कि जब समझ लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है और आप ठीक ही नहीं हो रहे हो, फिर वो झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाया जाता है और कोई चीज़ पे बिलीव किया जाता है और किसी चीज़ पे बिलीव किया जाता है। क्यों होती है सारी बिलीफ? क्योंकि हम जब वर्नरेबल होते हैं, जब हमें लगता है कि ज़िंदगी में हमारे हाथ से चीज़ें छूट रही है, आप किसी भी कहानी पे बिलीव करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, यू कैन से, प्रॉब्लम और अ गुड थिंग। ओके, अब बुक के अंदर एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक आदमी था जिसके बच्चे की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो उसको जो उनके पंडित थे और जो बेसिकली जो भी गुरु थे, जिसको स्पिरिचुअल गुरु बोल सकते हैं, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप इसके थ्रू ना एक जलता हुआ रॉड इधर से इधर घुसा के निकाल दो, उससे उसकी प्रॉब्लम्स भी निकल जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई चीज़ें रियल लाइफ में की जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, जब उसको कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं मिलता, जब उसको कोई करेक्ट आंसर नहीं मिलता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ द थिंग इज़ कि फाइनेंस हैज़ डेली चांसेस ऑफ बिग रिवॉर्ड्स। आपको अगर कोई ये आके बोल दे कि सुशांत, ये स्टॉक में अगर पैसा लगाओगे ना तो कल के कल तुम्हारा 10 गुना पैसा डबल हो जाएगा। डबल नहीं हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब सुशांत पैसा लगाए या ना लगाए वो अलग चीज़ है, लेकिन आज से लेके, अभी से लेके रात तक उसको नींद नहीं आने वाली क्योंकि अब वो एक डिसीजन के पैरालिसिस में चला गया, जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है लगाओ पैसे, लगाओ नहीं लगाओ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये गेम है। तो जब भी फाइनेंस ऐसी कई कहानियाँ बोलता है, इस स्टॉक में पैसे लगा दो, क्रिप्टो में पैसे लगा दो, बिटकॉइन में लगा दो, NFT में ये कर लो, शेयर मार्केट में इस स्टॉक में लगाओ, और जब भी टीवी पे दिखाया जाता है ना, तो ये लोग ऐसी ही लैंग्वेज में बात करते हैं, इसमें ये कर दो, वो कर दो, अब भी कर दो, ये हो जाएगा। अब आपका दिमाग, हम क्या चाहते हैं जब मैं फाइनेंशियल डिसीजन करूं कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने ख़रीदी है 2000 में, मैं इसको बेच सकता हूँ 4000 में, मुझे 2000 का प्रॉफिट मिलेगा। ये मेरा कैलकुलेशन होना चाहिए किस चीज़ पे, कि भाई साहब ये चीज़ कितने की बनी, ये बनी इतने की, मुझे मिली 2000 की। क्या कोई ख़रीदने वाला खड़ा है जो बोल रहा है मुझे 4000 में दो, और फिर मैं यहाँ से ख़रीद के उसको बेचूँ और 2000 का मेरा प्रॉफिट हो? ये करेक्ट सोचने का तरीका होना चाहिए। लेकिन जब भी अचानक से कोई भी अगर ये बोले
कि फॉर एग्जांपल जब आपको टीवी पे ये बोला जाता है कि ये स्टॉक का प्राइस इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ना कैलकुलेट नहीं कर पाते। और जहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं करोगे वहाँ पे बस आप कहानियों पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहते हो। ये सेकंड पॉइंट था इस चैप्टर का। थर्ड, ये म्यूचुअल फंड में भी होता है कि निवेश करो। कितने म्यूचुअल फंड पुअरली परफॉर्म करते हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जो कहानी आपने सुनी है अपने अंकल से, अपनी आंटी से, अपने दोस्त से, अपने दोस्त के पापा से, सब लोग यही बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में लगाओ, क्योंकि उनकी कहानियाँ उनकी लाइफ में बेटर काम की है। आपके लिए क्या वो अप्लाई होगा? मे बी येस, मे बी नो। सेम एग्जाम्पल टेक बर्नर का ले सकते हैं। लोगों ने वॉच में क्यों खरीदा? क्योंकि बाकी सारे लोग खरीद रहे थे, क्योंकि एक हाइप बनाई जा रही थी, क्योंकि लोग उस इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करते थे। लोगों ने करेक्टली नहीं सोचा, बैठ के सोच समझ के कि पहले वॉच आने दो, एक बार यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते। जो अब आप अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होगे जो क्लासेस में हैं, राइट? जब आप क्लासेस में एडमिशन लेते हो तो आपको एक चीज़ दी जाती है जिसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट, कि अगर अभी ले लोगे तो 90,000 में मिलेगा, बाद में लोगे तो 1,10,000 में जाएगा, 20,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अब वो 20,000 का ना उन्होंने आपको टाइम बॉम्ब दे दिया है, जहाँ पे आप क्लासेस के बारे में जल्दी इंक्वायर नहीं करोगे, 10 लोगों से नहीं पूछोगे, ध्यान से सोचोगे नहीं। आपका सिर्फ इतना ध्यान है। देखो, हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए था कि मुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए, इसके लिए मुझे अच्छी क्लासेस में एडमिशन लेना। लेकिन उन्होंने आपके दिमाग में अब क्या डाल दिया? मुझे 20,000 रुपये बचाने हैं, इसलिए मुझे इधर एडमिशन चाहिए और जल्दी एडमिशन लेना है। ऐसे घुमाया जाता है, इसलिए लोग स्कैम में फंसते हैं, इसलिए लोग बेसिकली अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं। इसके लिए आपको डिस्काउंट का एक चॉकलेट या लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि बेटा ये खरीद लो, और आप खरीद लेते हो। तो ये जो बिग बिलियन डे सेल आती है कि एक दिन में सेल कर लेंगे, एक दिन में सारी चीज़ें बिक जाएंगी, आप सारे के सारे फ़ोन पकड़ के बैठा, ये इसलिए होता है। वो कहानियाँ बोली जाती है आपको। हमारा पर्पस ये बुक समझ के ये है कि उन कहानियों में अननेसेसरीली नहीं बहना है। अब अगला पॉइंट, आर प्रिडिक्शंस कैन ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम रियलिटी इफ़ यू वांट देम टू बी ट्रू। अब ये दूसरा पॉइंट सुनो। पहला तो किसी ने कहानियाँ बोल के आपको चीज़ें, आपको एक अलग चीज़ दिखाई, अलग एक दुनिया दिखाई, आपका फोकस शिफ्ट हो गया। उसके साथ में ये भी होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो आप खरीदना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑडी खरीदना चाहते हो। अब समझ लीजिए बाय एनी चांस एक ऑडी बिकने आ जाती है और आपको ये ऑडी खरीदनी थी, या लेजस है ना, आपको एक गाड़ी खरीदनी है। आप, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर यंग, लेजस से आपके डैड के पास में 50,000 रुपये है और उन्होंने बोले कि बेटा मैं तेरे को 50,000 की बाइक दिला सकता हूँ। अब किसी ने बोल दिया कहीं पे, आपने सुन लिया कि अरे वो इंसान था ना, वो हायाबुसा बेच रहा है अपनी 50,000 में। अब लॉजिकली सोचो, कोई अपनी 1.5 लाख की हायाबुसा अगर सेकंड हैंड खरीदने जाओगे तो एक 1.5 से 2 लाख की आती है। तो इतना भी नहीं है कि लाखों की चीज़ है, कोई फ्री में कैसे बेच दिया, ये कम में कैसे बेच दिया, वैसा भी नहीं है। 10-12 लाख की नहीं है, 2 से 2.5 लाख की गाड़ी। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 50,000 में बेच रहा है, अब आप अपने दिमाग के अंदर कहानियाँ बनाओगे कि यार 50,000 में आ गई ना, चल ना थोड़ा और काम करा लेंगे, संभाल के चलाएंगे, एक्चुअली रखने के लिए अच्छी हो जाएगी, कम से कम मैं बोल सकूँगा मेरे पास हायाबुसा है। क्योंकि आपको एक ऑप्शन अच्छा लगा, अब आप अपने दिमाग में कहानियाँ बना रहे हो उस ऑप्शन को ट्रू करने के लिए। दैट इज़ द थर्ड प्रॉब्लम। इससे भी बचना है तो जब भी कोई स्टॉक देखो और ऐसा दिल अंदर से ललचाए कि नहीं नहीं ये मेरे को खरीदना ही है, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं खरीद सकता, तब ये सोचना कि आपका दिमाग करेक्टली काम नहीं कर रहा है। आप या तो दूसरों की कहानियाँ सुन के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरों के नुस्खे एक्सेप्ट कर रहे हो, रेमेडी एक्सेप्ट कर रहे हो, या तो खुद के नुस्खे बना रहे हो जो रियल भी हो सकते हैं और जो रियल नहीं भी हो सकते हैं। हमेशा फाइनेंस में जब भी आप होप लगाओ, अब तो हमने जगह की बात की ना, लेकिन जब आप फाइनेंस में होप लगाते हो तो आप ये बिलीव करना चाहते हो, भले ही कितना भी अनरैशनल हो, भले ही आपको पता हो कि ये स्टॉक कल के कल 10 गुना नहीं बढ़ सकता। अगर आपको पता भी है ना तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप उस चीज़ को मानो। इसलिए कभी भी यू हैव टू लीव अ रूम फॉर एरर, कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया कि अगर ये 100% की जगह 90% फेल होता है, क्या मैं कुछ हो सकता हूँ। ये आपको पहला पॉइंट, यहाँ से आपकी थिंकिंग करेक्ट करने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो जो आप अननेसेसरी होप लगा के बैठे हो अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, उसको आप थोड़ा सा इरेज कर पाओगे, थोड़ा सा कम कर पाओगे। इंसेंटिव जैसे फेम या मनी भी हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सारा शिफ्ट कर देता है
कि फाइनेंशियल आउटकम को हम नहीं देखते, हम बाकी चीज़ों को देखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हायाबुसा आप क्यों खरीद रहे थे? आपको गाड़ी चाहिए थी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपने उसकी जगह आपने गलती क्या की? अब आप हायाबुसा देख रहे हो तो उसमें अंदर क्या देख रहे हो आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, आप ये सोच रहे हो मैं कितने स्टाइल में पहुँचूंगा, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरी तारीफ होगी, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, मुझे हायाबुसा चलाने मिलेगी, ये सब सोच रहे हो आप। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा या मैं कहाँ जा सकता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि उसका वाइब क्या है। सेम वे फेम और मनी, पैसा हमारे कैलकुलेशंस को ख़राब कर देता है, कभी कभी हमारे दिमाग को भी ख़राब कर देता है। तो इस पॉइंट में भी हमको नहीं पढ़ना। अब इसके बाद में हर कोई दुनिया को ना अपने हिसाब से एक अलग नज़रिए से देखता है। सो एवरी वन हु एवर इज़ लुकिंग एट द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इट इनकम्प्लीटली। अब आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ? नहीं। क्या आप मेरी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ जानते हैं? नहीं। तो हम लोग एक दूसरे को पूरे तरीके से 100% नहीं जानते, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि हम एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन जब भी हम दुनिया के बारे में सोचते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ये दुनिया का मेरा जो व्यू है वो करेक्ट है। अभी आपने ही बोला कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि आप में से कुछ लोग दिखते कैसे हैं, क्योंकि मैंने कई को वीडियो कॉल में, साथ में लेक्चर में देखा है। लेकिन अगर कोई नया इंसान यूट्यूब फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो पे, तो डेफ़िनेटली मैंने आपको नहीं देखा अभी तक। मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का एक वर्ल्ड व्यू लेके चलता है, ये इनकम्प्लीट है ना। वैसे ही जो कहानी आपने अपने दिमाग में बनाई है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन आप बहुत डियरली, बहुत दिल से ये चाहते हो, ये समझना चाहते हो, ये मानना चाहते हो कि आपका दिमाग जो भी कहानियाँ बना रहा है वो कंप्लीट है। और अगर कहीं पे डिले है तो अपने अजम्पशन से आप उसमें कहानियाँ भरने की कोशिश करते हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बेटर करे। ये गलत है, क्योंकि याद रखना, स्टॉक पे पैसा कब लगाना है? पैसा कैलकुलेट करके, आरओआई देख के, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स देख के। अगर डे ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो तो उसके अलग इंडिकेटर्स होते हैं, वो देख के। अपनी तरफ से कहानियाँ भर के नहीं लगाना है, नहीं तो हमेशा लॉस होगा। जैसे एक बच्चा, उसकी एक छोटी सी नॉलेज होती है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, वैसे ही हमारी गलती है कि हमारी भी बहुत छोटी सी नॉलेज होती है, उसमें हम और असर्शंस लगाते हैं और अपने अलग डिसीजन लेते हैं, विच ऑनेस्टली इज़ टोटली रॉन्ग। वी क्रिएट स्टोरीज, हम जागते हुए स्टोरीज बनाते हैं अपने पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमें वो चीज़ पूरी समझ में नहीं आ रही, या इवन इफ़ हमें वो चीज़ पूरी समझ में नहीं आ रही, हम अपने पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहानियाँ बनाते हैं, क्योंकि हमें ये फील होता है कि ये कहानियाँ हमें स्मार्ट बनाती है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने तो अभी बैठे बैठे अपने दिमाग से सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली ना। अब समझ लो, मैं अगर कहानी बनाने लग जाऊँ कि आप लोग ये यूट्यूब वीडियो क्यों देख रहे हो, कहानी सही हो या गलत हो, वो मुझे ये फील करवाएगी कि अरे वाह, मैंने तो सब फिगर आउट कर लिया। इसलिए कहानियों से थोड़ा सा बच के रहना, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मनी। वी बिल्ड अ कंप्लीट पिक्चर, एक पूरी दास्ता बनाता है हमारा दिमाग, हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। इससे होता क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैंने सब फिगर आउट कर लिया, बस यही होने वाला है। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिजाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
अब ये एग्जाम्पल भी लो ना कि जब आईटी का बूम चल रहा था उससे पहले बहुत सारे लोग, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गया, कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया, कोई और किसी चीज़ में गया, क्योंकि वो टाइम पे हमारे जो ज्ञानी मानी अंकल, ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये अंकल रहते हैं जो बोलते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर लो सब ठीक हो जाएगा। अब आपने उनकी बात सुन के इंजीनियरिंग की क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने आपको कहानियाँ सुनाई, आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और उसके बाद हुआ क्या, आईटी सेक्टर आगे निकल गया, बाकी सारे सेक्टर पीछे रह गए। तो आप किसी और फील्ड में जाके कुछ कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से हमने एक डिसीजन लिया है कैलकुलेट करके नहीं, हम कुछ और करने चले गए। हाँ, अगर आपने कैलकुलेट करके किया है और आपका लॉस हुआ है तो वो अलग चीज़ है, उस पर हम मना नहीं कर रहे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का पैशन हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल में जाना, और अगर वो उतना अर्न भी नहीं भी कर रहा है तो इट इज़ ओके, बिकॉज ही इज़ एंजॉइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, ही लव्स व्हाट ही इज़ डूइंग। अगर फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि इसी में एडमिशन ले सकते थे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है कहानियाँ बनाने से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। हर कोई इंसान, वो अंकल जिन्होंने आपको एडवाइस दिया, मैं, आप, सारे बाकी के लोग, हर कोई ये समझता है, यह मानता है कि उसके हिसाब से जैसी दुनिया चल रही है वही सही है, जो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन हर इंसान अपनी दुनिया को अलग तरीके से देखता है और अलग तरीके से एक्सेप्ट करता है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस पे। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे हिसाब से सेंस करता है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे उत्तराक्ष ने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन उसके हिसाब से दुनिया का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि उसकी एबिलिटी अलग है, क्योंकि उसका टाइमलाइन अलग है, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट के फंडे अलग हैं। अब अगर मैं देखूँ कि यार उत्तराक्ष की कहानी में तो उत्तराक्ष जीत गया, वो तो हीरो बन गया, मुझे भी हीरो बनना है और इसके लिए मैं भी वही डिसीजन लूँगा तो उत्तराक्ष ने लिए है, मैं हार जाऊँगा, क्योंकि उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़बानी सब अलग है, मेरी कहानी उससे अलग है। और इसलिए अगर मैं मेरे फाइनेंशियल डिसीजन उनके हिसाब से लूँ, हो सकता है कि उनका रिस्क का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हो, तो हो सकता है वो ये फील कर रहे हो कि भैया लॉस भी हो गया ना, कोई टेंशन नहीं, हम बच के रहेंगे। उसने पैसा डाला, स्टॉक ऐसा गया, इसलिए डरा नहीं, ये बोला कोई टेंशन नहीं, रहने देते, और फिर स्टॉक उठ गया। ये उत्तराक्ष का बेसिकली थ्रेशोल्ड हो सकता है। बट मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे बैंक को लोन चुकाना है। अब मेरा स्टॉक जैसे ही नीचे गया मैं हड़बड़ाने लगा, मैं डरने लगा, और जैसे ही ये नीचे जा रहा है मैं परेशान होते जा रहा हूँ, और मैंने इधर ही बेच दिया ताकि और नीचे ना गिर जाए। अब जब मैंने यहाँ पे बेचा है तो मैं वो प्रॉफिट थोड़ी ले पाऊँगा। सेम स्टॉक, सेम प्राइस, सेम परचेज डिसीजन, सेलिंग दोनों का अलग हो गया, क्योंकि वो इंसान अलग है और मैं अलग हूँ। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आते हैं, ठीक है। द डिफरेंस इन वर्ल्ड व्यू इज़ वॉट क्रिएट्स फाइनेंशियल बबल। किसी और को देख के, कुछ और सोच के आपने कुछ खरीद लिया जो आपको नहीं खरीदना चाहिए था, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी। प्राइस बढ़ने के बाद में पता चला कि ये तो खरीदना ही नहीं था, और अचानक से वो बबल फूटा। स्कैरी ट्रूथ ये है कि वी ऑफन डोंट नो हाउ मच वी डोंट नो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें नहीं पता, बिलीव मी, हमें ये तक नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पता है। अगर मैं वो चीज़ें गिनने लगाऊँ, चलो गिनते हैं अभी, ठीक है। समंदर के अंदर कितनी मछलियाँ हैं और कितने ज़्यादा एनिमल्स हैं आपको नहीं पता। क्या आपको शेर की सारी जातियाँ पता है? नहीं। क्या आपको ये पता है कि एप्पल के अंदर जो चिप लगती है उसके अंदर क्या जाता है? नहीं। क्या आपको पता है कि एप्पल वॉच की कितनी सीरीज़ है? नहीं। क्या आपको पता है कि ओप्पो का लेटेस्ट मॉडल क्या है? सबको शायद, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब जब ये मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि ये किधर 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 जा रहा है, ये तो अभी तक आपके ध्यान में भी नहीं था। इसलिए वो बोल रहा है कि आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता है। इसलिए ये कहानियाँ हमें सेफ फील करवाती है। सेफ फील करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस पर अननेसेसरीली डिसीजन मत लेना। एक क्वेश्चन है, कभी क्या आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा लिया, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे बचाने का हो, पैसे सेव करने का हो, पैसे तोड़ने का हो, गुल्लक तोड़ने का हो, जो बस इसलिए था कि आपने अपनी कहानी एक खुद को बताई, उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया। अब ये आप लोगों के लिए थोड़ा कम अप्लाई करेगा, रीज़न बीइंग बिकॉज यू आर बेसिकली इन स्कूल और यंग अडल्ट्स, फॉर द पीपल वॉचिंग राइट नाउ, ओके। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल, जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में गए हैं, उन्होंने बहुत इजीली एक्सपीरियंस किया है, पहले एक हफ्ते के अंदर ही ये चीज़ें उनके साथ हो जाती है। वेयर दे इन्वेस्टेड एंड दे रियलाइज, यार ये तो मैंने मेरी कहानी बना के इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहाँ पे आंसर हाँ ही होगा। अब और नोटिस हाउ पीपल कलेक्टिवली क्रिएट बबल
लोग एक बिलीव बना देते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी पढ़ाई के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से लोग डिसीजन लेते हैं और बाद में सोचते हैं यार इसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए था। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, वी ट्रस्ट फोरकास्ट। अब ये फोरकास्ट के बारे में क्यों बोल रहा है? क्योंकि लोग जब इंटरनेट पे या न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि किसी ने कोई फोरकास्ट बनाया है, हम ये सोचते हैं कि इसने कुछ ना कुछ सोच समझ के तो ये काम किया ही होगा, तो ये तो बराबर होगा, राइट? वी ट्रस्ट फोरकास्ट बिकॉज दे मेक अस फील कि हम कंट्रोल में हैं, और प्लान भले ही कितना भी बकवास हो, इंसान हमेशा ये फील करना चाहता है कि वो कंट्रोल में है। क्लार्क रिचर्ड करके एक इंसान थे जिन्होंने कहा था कि जब तुमने सारी चीज़ों का प्लान कर लिया, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि रिस्क हमेशा छूट जाता है। आप कितना भी प्लान कर लो, फाइनेंशियली स्पेसिफिकली रिस्क का फैक्टर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया ज़बरदस्त चल रही थी और कोविड आ गया। अब कोविड के बारे में कौन सोच सकता था? कोई भी नहीं, लेकिन हुआ ना। वैसे ही रिस्क का जो फैक्टर है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आपको कहानियाँ खुद को बोलनी है, बिल्कुल बोलिए। कहानियों से अच्छा फील करना है, बिल्कुल कीजिए। कहानियों पे फाइनेंशियल डिसीजन लेना का दिल हो रहा है, मोस्ट रिकमेंडेड एडवाइसेस मत लो। लेकिन फिर भी अगर लेने जा रहे हो, फिर भी बोलते हो कि नहीं यार छोड़ना, मेरे को करके देखना है, तो इतनी गुंजाइश रखो कि थोड़ा सा रिस्क के लिए छोड़ दो, ताकि अगर अपनी कहानियों पे ही पैसा लगाना है तो आपका सारा के सारा पैसा ना डूबे। अब एक और चीज़, ये क्यों होता है भाई? प्लूटो मिशन जब अमेरिका ने लॉन्च किया था, जब वो प्लूटो पे पहुंच रहे थे, तो हुआ ये था कि उन्होंने एक 10 साल की जर्नी जो उन्होंने डिसीजन लिया था, पता है अमेरिका ने, नासा ने जो सोचा था कि यहाँ से प्लूटो कितने टाइम में पहुँचेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइजेज, ड्रिल, मैकेनिक्स, टेक्निक्स, मैनूवर्स, सब कुछ करने के बाद पता है उनके कैलकुलेशन में और जो रियल में वो पहुँचे थे, 10 साल के कैलकुलेशन में कितना फ़र्क था? 1 मिनट का। जब एस्ट्रोनॉट वहाँ पे पहुँचे ना, तो इन लोगों ने जो कैलकुलेशन किए थे, उस कैलकुलेशन में और जो रियल टाइमिंग था 10 साल के टाइमिंग में, खाली 1 मिनट का फ़र्क था। उन लोग इतने स्पेसिफिक थे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम फाइनेंस में इतने स्पेसिफिक होना चाहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जब उन्होंने प्लूटो का मिशन प्लान किया था ना, तो दे वर डीलिंग विद टेक्नोलॉजी, मशीनरी, समथिंग दैट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। जब हम अपने फाइनेंशियल्स प्लान करते हैं तो हमारी जो कहानियाँ हैं वो इमोशनल होती है, और इमोशन के हिसाब से अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे लोग कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ डिस्कॉर्ड पे देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है लाइफ में, तो टेक्निकली तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना चाहिए। लेकिन अगर ज़रा सा मैं बोर करने लग जाऊँ या मैं कोई एल फैल बात कर लूँ, आप अभी के अभी लेक्चर छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इमोशन टेक्निक को ओवरराइड कर लेगा और बोलेगा कि नहीं, ये बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से सीख लेंगे चलो। क्योंकि आपके इमोशन ने कुछ बोला। ये तो फाइनेंस में होता है ना, शेयर मार्केट या आपका मार्केट कहीं नहीं काम नहीं कर रहा है बराबर। अब आपका इमोशन आया और शेयर मार्केट पूरा लोगों के इमोशन पे बेस्ड रहता है। जैसा आपने सोचा वैसे हज़ारों और लोग सोच रहे हैं। अब आप शेयर मार्केट में पैसा उठा भी रहे हो, लगा भी रहे हो, किस बेस पे बॉस? इमोशन पे, कैलकुलेशन पे नहीं। हम चाहते हैं, जब हम ये सारी कहानियाँ सुनते हैं तो हम ये बहुत डीपली चाहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इतना स्पेसिफिक हो, और हम उस फेज़ में बिलीव भी करते हैं, हम बिहेव भी वैसे करते हैं कि हाँ हाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कल ये 200% बढ़ जाएगा। और जब तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे ना, सबसे पहली फीलिंग यही आती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, मैंने इतना दिल लगा के किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इतना मेहनत का पैसा है, ये कम कैसे हो गया? और पिक्चरों में वो वैसे ही बताते हैं कि अचानक किसी मिरेकल से पैसे बढ़ गए। हम चाहते हैं कि 999.999% चीज़ें करेक्ट हो जाए, जो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के साथ आप डील नहीं कर रहे हो, आप डील कर रहे हो इमोशंस के साथ में। उसमें अगर आप खुद को और कहानियाँ सुनाओगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से बात करना, वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है उसके आइडिया पे कि पूछो मत। क्योंकि वो बोलता है मैं इसको यूनिकॉर्न बना के ही छोड़ूंगा। वो मार्केट इग्नोर कर देता है, लक, कंपटीशन, सबको इग्नोर कर देता है। एक बहुत अच्छा कोट है, और ये किसी के लिए डीमोटिवेशन नहीं है। अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो उसके लिए डीमोटिवेशन नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन है। एक कोट है कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज फुल ऑफ पीपल हु वर मोर फिजिकली परफेक्ट एंड मोर एंथुजियास्टिक देन यू। वो इंसान को उसकी कैपेबिलिटी में पूरा भरोसा था,
पूरी एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा कि वो एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचा, लेकिन फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और भाई साहब कभी वापस नहीं आए। वैसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि कहानियाँ आप खुद को बोल रहे हो क्यूरियस होने के लिए, कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना रिस्क का मार्जिन छोड़ना है, वो सब छोड़ के जाना। तो जैसे बोलते हैं ना कि अपने सारे के सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ, वो करेक्ट है, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मेरी कहानियाँ, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि उस टाइम पे जो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है वो गलत है, क्योंकि उसमें से कई कहानियाँ तो आपने दिल से बनाई हैं, कई कहानियाँ आपको लोगों ने बोली है, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हो। अच्छा, ये एक पॉइंट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिसे बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि समझ लीजिए मैंने आपको बोला है कि बेटा ये पढ़ाई करो, अब आप मेरे जोश में, मेरे बोलने पे आके कोई काम कर रहे हो, आपके दिल से नहीं कर रहे हो, मैंने बोला है इसके लिए कर रहे हो, इसको बोला जाता है अनडू इन्फ्लुएंस। मतलब किसी के वश में आप कोई काम कर रहे हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में माना नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे भी तो आप वही कर रहे हो ना, जब स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, आप वश में हो एक इमेजरी की, किसी के बोलने की, किसी एंकर के बोलने की, किसी न्यूज़ चैनल के बोलने की। अगर वश में काम करना है तो भैया, अगर नहीं समझ रहा तुमसे, तो कम से कम कोई रिस्क का एक छोटा सा पार्ट छोड़ दो। 100% पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बहुत सारे लोग कंगाल ऐसे ही होते हैं। आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो आपने स्टोरीज सुनी होगी, ये बंदा, इसका 35% था 10th में और ये CA बन गया, ये IAS बन गया, ये 12th, फॉर एग्जांपल 12th फेल की स्टडी वैसे ही है। बात सही है, मना नहीं कर रहे, वो एक कहानी हुई है वैसी, लेकिन वो 100% में 1% कहानी वैसी हुई है। हम जब ये कहानी सुनते हैं तो हमारा बायस क्या बोलता है, मैं ये हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये मैं 1% बनूंगा। कमाल की बात है, आपके जैसे और 100% लोग वही चीज़ सोच रहे जिसमें से 1% बनेगा, लेकिन आप वो टाइम पे बिलीव करना चाहते हो कि उसने किया मैं भी करूँगा, ये हो जाएगा। और अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर वो पावर है, तो हो सकता है हो जाए। लेकिन और ये देशभक्त में किसी ने एक एपिसोड में उन्होंने कवर किया था, 12th फेल करके उसका थंबनेल है, कि ऐसी पिक्चर है ना, लोगों को एक इसमें ढकेल देती है। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मना नहीं कर रहे, और उस इंसान की जर्नी भी अमेजिंग है, लेकिन अभी भी अगर तुम जाओगे तो कई ऐसे लोग हैं जो IAS बनने की पढ़ाई में, CA बनने की पढ़ाई में उनकी आधी ज़िंदगी निकल गई है। अब वो बंदा ना तो आगे जा सकता है ना तो पीछे जा सकता है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसे क्या करना है, क्योंकि गलती गलती तो नहीं बोलेंगे, उस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया, उसको डेडिकेट कर दिया। और मैं इस पे इतना ही बोलूँगा क्योंकि मैं इसमें क्वालिफाइड नहीं हूँ इससे ज़्यादा बोलने के बारे में, लेकिन जब फाइनेंस में यहाँ पे वो बोल रहा है कि उन 1% स्टोरीज़ को बिलीव करने के पीछे मत जाओ। जब आप के दिमाग में वो धुन सवार हो गई ना, आपको वो सारी कहानियाँ 1% की जगह 100% लगेगी कि उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा। अरे भैया, उसकी कहानी अलग है, तुम्हारी अलग है। तुम्हारे इसमें क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1% हो सकता है, बाकी 99% का क्या। इसके लिए कभी भी अपना पूरा का पूरा पेमेंट, पूरा का पूरा सेविंग एक ही जगह मत डालना। इन्वेस्टर 2 में फोकस ऑन व्हाट दे नो एंड फॉरगेट द अननोन। लोग यही चीज़ें पे फोकस करते हैं, क्या उन्होंने क्या कहानियाँ पसंद है, क्या फैक्ट पता है, क्या लोग पता है, किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, ये भूल जाते हैं कि वो खाली हाफ स्टोरी को देख रहे हैं। हाफ और भी जो कुछ एग्जिस्ट करता है जिस पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो भी एग्जिस्ट करता है। एलियन मेटाफर, अब वो एलियन पे वापस आते हैं जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी। ये जो एलियन दुनिया को देख रहा है 2009 में और 2007 में, वो एलियन हम सब है, क्योंकि हम भी दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं, हमको दुनिया के अंदर की चीज़ें पता नहीं है। इसने, ऑथर ने एलियन का एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इसलिए लिया क्योंकि जब एलियन बोलते हैं ना तो उसके अंदर बायस ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा बोलो कि एक इंडियन न्यूयॉर्क को देख रहा था तो उसका एक देखने का तरीका अलग होगा, एक कैनेडियन अगर न्यूयॉर्क को देखे तो उसका देखने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि एक एलियन न्यूयॉर्क को देख रहा था और पूरी दुनिया को देख रहा था। एलियन का मतलब somebody who does not have a bias। आप जब ऐसे देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो पूरा फिगर आउट कर लिया दुनिया, लेकिन कई चीज़ें हैं जो आपको अभी पता नहीं है। इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ कहानियाँ सुन के पैसे मत लगाना, प्लीज़ कैलकुलेशन कर लेना। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, पावर, फीलिंग, ये सब पे इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि हम अपने कंट्रोल पे, कैलकुलेशन पे इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो, बाय।